नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों यह जीएस फर्स्ट पेपर का प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, जीएस फर्स्ट पेपर का। और इस प्रश्न को आप लोगों को 150 शब्दों में लिखना है। ध्यान रखिएगा, 150 शब्दों में। वर्ड लिमिट का आप लोगों को खास ख्याल रखना है, ठीक है। और जो प्रश्न लिखना है, प्रश्न को आप लोगों को इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट में लिखना है। और हो सके तो इससे संबंधित कोई, अगर किसी ने कोई अच्छी लाइन कही है तो उसको आप लोग इसमें इंक्लूड कर दिया करिए। और अगर 3 कोटेशन मिल जाती हैं आपको तो आपका उत्तर बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इतना ध्यान रखिए। और आप लोगों को पॉइंट से हेडिंग मत डाला करिए, आप लोग पैराग्राफ्स में लिखिए, ठीक है। पैराग्राफ्स में आप सभी लोगों को इस प्रश्न को लिखना है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। और दोस्तों आप लोगों को अगर ये मेरा कार्य अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। लाइक करने के बाद आप लोग शेयर व्हाट्सएप और फेसबुक जो भी आपके ग्रुप हैं फ़ोन में, तो उसके माध्यम से कर सकते हैं, जिससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों आज हम लोग प्रश्न को देखेंगे, ध्यान रखिएगा। और पैराग्राफ्स में लिखना है। चीज़ें जो होनी चाहिए पैराग्राफ्स में, वो अलगाव नहीं दर्शानी चाहिए, वो आपका जुड़ाव दर्शानी चाहिए, ठीक है। जो कीवर्ड हैं उनको आप लोग हाईलाइट कर दिया करिए। और कंक्लूज़न में अगर अच्छी बात या कोई लाइन या कोई अच्छी ग्रेट लीडर की लाइन मिल जाती है तो आप लोग उसका समावेश इसमें कर दिया करिए। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग जो करनी है आप लोगों को, वो बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। पूरे क्वेश्चन का सार आपकी प्रस्तावना में होना चाहिए और किसी अच्छी लाइन से स्टार्टिंग होनी चाहिए, तो वह बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या है, स्पष्ट कीजिए कि मध्य 18वीं सदी का भारत विखंडित राजतंत्र की छाया से किस प्रकार ग्रसित था। तो यह आपका प्रश्न है। सबसे पहले आपको जो चीज़ क्वेश्चन में पूछी गई है, जितने वर्ड में पूछी गई है, उसको आपको बताना है। इतना आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ना कम ना ज़्यादा। बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर 18वीं सदी के स्टार्टिंग या 17वीं सदी के स्टार्टिंग करेंगे तो उस समय बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन आपको करना क्या है, जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है उसको आप लोगों को अच्छे से बताना है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में हैं तो उनको भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मध्यकाल में क्या होता है कि मध्यकाल में हमारा देश जो था वो मुग़ल काल में बहुत ही ज़्यादा सशक्त था। और एकता, समूचा देश जो था एक सूत्र में बंधा हुआ था, ठीक है। और बहुत से शासक थे जिन लोगों ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध के रखा था, चाहे बाबर हो, शाहजहाँ हो या आपके अकबर हो। मतलब उसके बाद जो चीज़ें चलती हैं, और जिस समय औरंगजेब की मृत्यु होती है उस समय क्षेत्रीय राज्यों का उदय स्टार्ट हो जाता है। जो उनका साम्राज्य था, मुग़लों का साम्राज्य था, वह विखंडित होने लगता है, बिखराव आने लगता है। और क्षेत्रीय राज्य थे जितने, उनका उदय धीरे धीरे होने लगता है। अब सीधी सी बात यही है कि जब मुग़लों का पतन होगा तभी क्षेत्रीय राज्य उठ खड़े होंगे और धीरे धीरे ये चीज़ें अपने क्षेत्र की स्वायत्तता की बात करने लगते हैं, अपने अधिकारों की बात करने लगते हैं और स्वतंत्रता की बात करने लगते हैं, कोई भी स्टेट हो, ठीक है। तो ये क्षेत्रीय राज्यों का उदय ही जो होता है वो रीज़न बहुत सिंपल सा है कि मुग़लों का पतन हुआ, उसी के बाद से क्षेत्रीय राज्यों का उदय स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो स्टार्ट होता है मुग़लों का जो क्षेत्रीय राज्यों का जो आपका उदय होता है, ये इनमें कौन कौन से राज्य थे। देखिए बंगाल था, अवध था, हैदराबाद था, जाट थे, जो जाट साम्राज्य थे, पंजाब का क्षेत्र जो होता है, मैसूर था, कर्नाटक थे और राजपूत राजस्थान के थे। तो इन लोगों ने क्या किया, पूरे भारत में, अब देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें ही, अगर घर के एक बड़ा मेंबर है और वो राज्य कर रहा है, घर के पिताजी हैं, अब घर के पिताजी
अभी इस समय तक शासन कर रहे हैं। अब उसके बाद घर के अगर एक एक बेटा अगर बगावत शुरू कर दे कि नहीं, हमें अपना घर अलग चाहिए, हमें अपने अधिकार अलग चाहिए, हमें अपने कार्य अलग चाहिए, हमें जो भी कार्य करना है वो हम अपने मन से करेंगे, तो क्या है, जो एक घर होगा या जो उस समय हमारा देश था वो विखंडित होने लगा। ठीक है। और जब 17वीं सदी स्टार्ट होती है, उस समय से स्टार्टिंग होती है, और उस समय सहयोग जो करते हैं, अंग्रेज भी करते हैं और भी यूरोपीय जितनी भी कंपनियां आती हैं, ये लोग सहयोग करते हैं क्षेत्रीय राज्यों के उदय में, क्योंकि वो जानते थे कि जब क्षेत्रीय राज्यों की भावनाओं को हम बढ़ाएंगे और लास्ट में हम इनको भी कुचल देंगे। ठीक है, वही होता भी है। अंततः सबसे पहले तो वो क्षेत्रीय राज्यों को एक कंपनी हटाती है, हटाने के बाद रिप्लेसमेंट लेने के बाद खुद वो कंपनी पूरे देश पर कब्जा करती है। वो कौन थे? वो अंग्रेज़ थे। अब देखिए, मध्य जो 17वीं सदी स्टार्ट होती है, तो 1707 में औरंगजेब की जो स्टार्टिंग होती है, ठीक है, तो औरंगजेब के काल से जब मृत्यु होती है तो उस समय से सारी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। मुग़लों का जो शासन था वो बिगड़ने लगता है। ठीक है। अब मध्य 18वीं सदी में पहुँचते पहुँचते क्या हुआ कि जो आपका जितने भी क्षेत्रीय राज्य थे, इनकी भावनाएं बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो गई थी स्वतंत्रता और स्वायत्तता की। अब जैसे बंगाल में क्या हुआ कि बंगाल में मुर्शीद कुली खान ने अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता के लिए कार्य किया। ठीक है। और क्या है, हैदराबाद में जैसे चिनकलिश खान ने अपनी स्वायत्तता के बारे में लड़ाई लड़ी। तो अवध में क्या हुआ, अवध में आप शहादत खान ने स्वायत्तता की बात करी। मैसूर में किसने करी? मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने करी। पंजाब में किसने करी? राणा रणजीत सिंह ने करी। और राजस्थान में भी स्टार्ट हुई यही सारी चीज़ें। ठीक है। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे जो क्षेत्रीय राज्य थे, क्षेत्रीय राज्यों का उदय जो हुआ, उसका परिणाम स्वरूप अब ये जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज ये जितने थे, अंग्रेज और यूरोपीय कंपनियां ये लड़ाने में सहयोग दे रहे थे। ठीक है। और बाद में परिणाम क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले तो इनको बढ़ाया, बढ़ाने के बाद फिर इनको कुचला। ठीक है। पूरे जितने भी राज्य थे इनको जीता, और जीतने के बाद परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि अंग्रेज़ों का प्रभुत्व भारत पर स्थापित हुआ। अंततः जितनी भी कंपनियां थी, यूरोपीय कंपनियां थी, उनमें प्रभुत्व स्थापित हुआ। अब क्या करना है, निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है? निष्कर्ष में देखिए 150 शब्दों में आपको लिखना है, जो मेन चीज़ पूछी गई है आपको उसी का जवाब देना है, इतना ध्यान रखिए। जैसे 18वीं सदी में आपको क्या बताना है कि हमारे देश की एकता विखंडित हो चुकी थी और राजनीतिक अस्थिरता आ चुकी थी, और ये सारी चीज़ों ने क्षेत्रीय राज्यों की भावनाएं जो उदय हुआ, स्वायत्तता की भावना जो थी, उसके उदय के कारण ही, और मुग़ल का जो आपके मुग़लों का पतन था उसके कारण भी, और अंग्रेज़ों की नीतियां भी बहुत ज़्यादा उत्तरदायी थी, उनके जो कार्य थे, उनकी सेना जो थी वो भी बहुत बड़ा एक रीज़न था। ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल कंसाइज रूप में बतानी है। तो अंततः उन्होंने सभी लोगों ने सहयोग किस में दिया? अंग्रेज़ों की विजय में। ठीक है। और इससे यह स्पष्ट होता है कि मध्य शताब्दी जो 18वीं शताब्दी थी उसमें विखंडित राज्य हमारा देश हो चुका था, उसकी छाया से ग्रसित था। ठीक है। स्पष्ट करना था आपको, जो चीज़ पूछी गई है, जिस तरीके से पूछी गई है, आपको उसी का जवाब देना है। और करना क्या है, इसको 150 वर्ड में लिख कर दोस्तों आप लोगों को मेरे यह व्हाट्सअप नंबर पर आप लोगों को सेंड करना है। और मैं टेलीग्राम पर चैनल है पीसीएस एकेडमी का, तो उसको आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। उसको ज्वाइन करने के बाद मैं वहीं पर सारे के सारे आंसर देता हूँ। ठीक है। तो वहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, दूसरों के उत्तर को भी आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों डेली आंसर राइटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 17 जून से आपका पीसीएस मेंस की परीक्षा की डेट आ चुकी है। और अभी देखिए हाल ही में जैसा भी होगा, जो आयोग की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आता है, क्या कब रिज़ल्ट आएगा, तो उसको देखने के बाद आप लोग अपना जो भी डिसीजन है वो करिए। और जो लोग भी 300 प्रश्न प्रतिमाह लिखना चाहते हैं, तो एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, इसमें 20 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है। तो उसको आप लोग, जो लोग
लोगों की भी इच्छा है वो लोग ज्वाइन करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, किसी भी प्रकार की वो नहीं है, ठीक है। जो लोग भी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करना चाहते हैं उनके लिए है ग्रुप, ठीक है। औपचारिकता नहीं निभानी है दोस्तों, ठीक है। और ग्रुप की अधिक जानकारी के लिए आपको लोगों को क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल दी हुई है, ज्वाइनिंग का प्रोसेस दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। ज़रूर लिखिए, लिखने के बाद मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड करिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, जीएस सेकंड पेपर का है ये, और प्रश्न संख्या 59 है, 59 है, और 200 शब्दों में आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर लिखना है, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न को देखते हैं कि वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सुनिश्चित करना आवश्यक है कि जितनी भी विनियामक संस्थाएं स्वतंत्र एवं स्वायत्त बनी रहें, और पिछले कुछ वर्षों से अनुभवों जो भी हुए हैं, जो प्रकाश में आए हैं, उन पर चर्चा करनी है, ठीक है। तो जो चीज़ पूछी गई है आपको उसी का जवाब देना है, 200 शब्दों में आप लोगों को लिखना है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जितने भी ये रेगुलेटरीज बॉडीज़ होती हैं तो इनका कार्य क्या होता है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो देखिए जो भी जैसे निजी क्षेत्र होता है, एक सरकारी क्षेत्र होता है। अब सरकार क्या है, सरकार शासन और प्रशासन करती है। तो अब दिक्कत यही खड़ी होती है कि जब इसके कार्य मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो क्या है, रेगुलेटरी बॉडी आती है, ठीक है। ज़रूरत क्या होती है, ज़रूरत इसलिए भी होती है कि आपके निजी और लोक व्यवस्था, लोगों की भागीदारी, निजी लोगों की भागीदारी और जन सहभागिता, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की भूमिका के लिए भी ज़रूरत होती है कि सरकार की भूमिका या हस्तक्षेप कितने प्रतिशत होना चाहिए, कितना होना चाहिए। तो इन सब चुनौतियों के कारण जो आपकी विनियामक संस्थाएं हैं उनकी स्वायत्तता की बात कही गई, या जो विनियामक संस्थाएं हैं उनके निर्माण की भी बात कही गई। एलपीजी का मतलब क्या है कि निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है, और आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। एलपीजी को ऐसे समझिए। और इसकी ये जब आया था 1991 में, तो उस समय क्या हुआ कि उसके बाद रेगुलेटरीज बॉडीज़ की आवश्यकता ज़्यादा पड़ने लगी। सरकार की जो भूमिका थी वो कहाँ तक, किस हद तक होनी चाहिए, कितना हस्तक्षेप करना चाहिए, कितना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को और लोगों को जो जन सहभागिता थी उसको किस तरीके से अच्छा किया जाए, शासन प्रशासन को किस तरीके से बेहतर किया जाए, तो इसके लिए क्या है, निजी और सरकारी क्षेत्र के लिए विनियामक संस्थाओं की ज़रूरत पड़ी। अब विनियामक संस्थाएं कौन कौन सी हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं कि जो हमारी रेगुलेटरीज बॉडीज़ हैं, जैसे आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है, सेबी है आपकी, तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, आईआरडीए ये इंश्योरेंस से संबंधित है, भारतीय बीमा विनियामक प्राधिकरण, ठीक है। तो अब ये सारी की सारी रेगुलेटरीज बॉडी हैं, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी इसको आपने बताया, ठीक है। अब इनकी स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि देखिए अगर रेगुलेटरीज मैकेनिज़्म नहीं होता है तो इनमें भ्रष्टाचार पनपने लगता है। सबसे बड़ी बात यही है कि करना उनको कुछ और होता है, जो भी संस्थान है या लोगों के बीच में, जैसे सरकार है, ठीक है, सरकार है, कोई संस्था है, तो वो संस्था और प्लस लोगों के बीच में एक जुड़ाव नहीं रह पाता और बीच में एक रेगुलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो जब लोगों के पास में अच्छी तरीके से जो चीज़ें जानी चाहिए थी वो जब नहीं जाती हैं, तब उस समय रेगुलेटरीज बॉडीज़ की आवश्यकता पड़ती है। जब भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होने लगता है तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो इनकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और अगला पॉइंट कौन सा है कि जैसे सरकार से अलगाव इसका क्यों ज़रूरी है, यह स्वतंत्र और स्वायत्त क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जो राजनीतिक हस्तक्षेप है उसमें किसी प्रकार से भी इसमें ना आ सके, ठीक है। और राजनीति को अलगाव होना चाहिए, राजनीति से इस जो भी रेगुलेटरीज बॉडीज़ हैं तो इनको अलग होना चाहिए, जिससे ये अच्छे से कार्य कर सकें। और जितने भी भागीदार हैं, ठीक है, जितने भी भागीदार हैं उनके बीच में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके, ठीक है। और क्या है, एक पारदर्शी शासन और उत्तरदायी शासन की स्थापना हो सके, किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार ना हो सके, बीच में अगर कोई गलत कर रहा है तो वो ना हो सके, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि सेबी
बहुत ही ज़्यादा सफल हुआ है, लेकिन सेबी ने अच्छा कार्य किया, उस पर हस्तक्षेप कम हुआ, तो उसने क्या किया, ये सफल हुआ। सेबी क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब वायदा बाजार आयोग असफल रहा। असफल होने का कारण यही था कि इसमें हस्तक्षेप ज़्यादा हुआ, राजनीतिक हस्तक्षेप ज़्यादा हो गया, जिसके कारण वायदा बाजार आयोग को असफल घोषित कर दिया गया और विलय कर दिया गया सेबी में। ध्यान रखिएगा। और क्या हुआ कि आरबीआई है, आरबीआई इस समय वर्तमान में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और दक्षता भी ने पाली है। ठीक है, अच्छे से कार्य इसके बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। और कभी कभी आरबीआई में भी हस्तक्षेप की बात आती है कि जो आरबीआई के गवर्नर हैं उसको अपॉइंट करने की बातें आती हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा होने से क्या है, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो डिसीजंस होते हैं, वो प्रभावित होते हैं। और इससे क्या है, जब उसके डिसीजन प्रभावित होंगे तो वो कहीं ना कहीं एक समूह या जो ग्रुप है, संगठन है, या कुछ लोग जो हैं उनके लिए वो कार्य करना स्टार्ट कर देती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उनको निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए और राजनीतिक रूप से कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जितनी भी चीज़ें हैं, स्वतंत्रता इनकी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और सरकार का इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष में आपको लोगों को क्या लिखना है कि जितनी भी रेगुलेटरीज बॉडीज़ हैं, इनकी स्वतंत्रता जरूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, और जिससे इनकी दक्षता में सुधार हो सके और एक बेहतर प्रशासन शासन की प्राप्ति हो सके। लोगों तक जो भी योजनाएं हैं, जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, उसका उपयोग सही तरीके से हो सके। ठीक है, जब जैसे मान लीजिए आरबीआई ही अगर कोई कार्य करता है या मॉनेटरी पॉलिसी की कोई चीज़ डिसाइड करता है कि आपका सीआरआर इतने % होना चाहिए। अब बहुत बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि सीआरआर को कम करने के लिए, ब्याज दरों को कम करने के लिए जो सरकार है, सरकार कई बार बोलती है कि आप दर को कम करिए, लेकिन नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक दबाव को भी दर्शाता है। तो ये दबाव नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारी आर्थिक नीतियां जो हैं वो प्रभावित ना हो सकें और जो गवर्नर हैं वो स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से एक पारदर्शी शासन और बेहतर प्रशासन को उपलब्ध करा सकें, लोगों तक सही चीज़ों को सही रूप में दे सकें। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये पॉइंट्स डाल के आप लोगों को पैराग्राफ्स में लिखना है। कोई पॉइंट्स हेडिंग नहीं डालनी है, जो आपके कीवर्ड हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं। इतने पॉइंट्स मैंने दिए हैं। और अगर आपने कहीं से भी कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसको भी आप लोग ऐड करके आप लोग बेहतरीन उत्तर लिखिए। लिखने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग सेंड करिए और मैं फिर उस जो भी उत्तर मेरे पास आएंगे मैं उनको जो पीएसएस एकेडमी का टेलीग्राम पर चैनल है उस पर आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है, लिखते रहिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।